नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कई सालों से छोटा मोटा उपहार देकर काम चला रहे हो भैया। आखिर सोने के झुमके कब मिलेंगे? सुनीता ने भाई धीरज को राखी बांधते हुए व्यंग्य बाण छोड़ ही दिया। अरे सुनीता, अभी हाथ जरा तंग है, मौका मिलते ही दे दूंगा। भैया धीरज मुस्कुराए। क्या भैया, हर बार यही कहकर टाल देते हो? आपके घर आने में ही अच्छा खासा किराया भाड़ा लग जाता है। कुछ तो बहन का ख्याल किया करो। सुनीता का मुंह फूल गया था। सुनीता जब भी भाई धीरज और भाभी पुष्पा के घर आती, एक छोटा मोटा सा भूचाल ले आती। धीरज की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पुष्पा और बच्चे सब अच्छे से समझते थे, पर सुनीता की फरमाइशें आती रहती थी। धीरज की बेटी काशवी की कुछ महीनों पहले ही नौकरी लगी थी और बेटा किंशुक बैंक से ऋण लेकर हॉस्टल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सोने के झुमके तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, पर भाभी मेहमानों की आवभगत तो ढंग से कर दिया करो। कुछ दिन पहले जब ये अपने दोस्त को लेकर खाने पर आए तो आपने पूरी सब्जी और हलवे में ही निपटा दिया। सुनीता ने मुंह बनाया। वो दीदी, जीजाजी जल्दी में थे, सो इतना ही बना पाई। पुष्पा ने शांत भाव से कहा। तो भाभी काशवी से मदद ले लेती, वो घर पर ही थी ना, उसके हाथों में क्या मेहंदी लगी थी? सुनीता के पति का ऑफिस धीरज के घर के पास ही पड़ता था। कई बार सुनीता जब लंच बॉक्स नहीं तैयार कर पाती थी तो वे लंच टाइम में अपने किसी सहकर्मी को लेकर निसंकोच साले धीरज के घर चले जाते थे। उन्हें बाहर का खाना पसंद नहीं था। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था और पुष्पा ने फटाफट खाना बनाया था क्योंकि उन्हें जल्दी ऑफिस वापस पहुंचना था। और किंशुक, तुम, जब मेरा मोनू अपने दोस्त के साथ आया था तो तुमने सिर्फ उसे चाय बिस्किट ही दिया था, एक दो तरह के नमकीन ही रख देते। सुनीता का अगला निशाना किंशुक था। बुआ, उस समय मुझे जरूरी काम से निकलना था, इसलिए इतना ही कर पाया। घर पर कोई था नहीं और मोनू के आने के बारे में पहले से पता नहीं था। हाँ तो अपने मामा के घर आने के लिए मोनू को पहले से सूचना देनी पड़ेगी क्या? और भाभी, बच्चों को थोड़े तौर तरीके भी सिखाइए, सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। पुष्पा ने इशारों से किंशुक को वहां से जाने को कह दिया। सुनीता के पति वाला गुण उसके बेटे में भी था। वह भी पापा की तरह बिना बताए दोस्तों को लेकर मामा के घर आ जाता था। अचानक आए मेहमानों के स्वागत में कोई कसर रह जाने पर पति या पुत्र को भले ही कोई आपत्ति ना हो, पर सुनीता आतिथ्य का सूक्ष्म निरीक्षण कर कहीं भी कोई कमी मिलने पर भाई का पूरा घर सिर पर उठा लेती थी। समय बीतने के साथ ना तो सुनीता के रंग ढंग में कोई परिवर्तन आया और ना ही काशवी की चिढ़ में। एक वर्ष बाद काशवी का विवाह ऋषभ से हो गया। ऋषभ के परिवार में उसकी मम्मी अनीता और बड़ा भाई रजत था। ऋषभ के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। ऋषभ की छोटी बहन कनिका विवाह के बाद उसी शहर में रहती थी। ऋषभ के बड़े भाई रजत का अपनी पत्नी से मनमुटाव चल रहा था। वह देवर ऋषभ की शादी में भी नहीं आई थी। ऋषभ और सास अनीता दोनों ही सुलझे हुए विचारों के थे। काशवी सोच रही थी कि आखिर उसकी जेठानी घर छोड़कर क्यों गई होगी। ऋषभ और मम्मी जी ने उसे थोड़ी बहुत बातें संक्षेप में बताई थी। काशवी को ससुराल में आए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक दिन उसकी सास यानी मम्मी जी ने बताया कि ऋषभ की रंजना बुआ अगले दिन 1 सप्ताह के लिए रहने आ रही है। शादी में उनसे बहुत ज़्यादा बात करने का समय नहीं मिला था। बुआ शब्द सुनते ही काशवी एकदम चौकन्नी हो गई। बचपन से ही सुनीता बुआ का आगमन एक छोटा मोटा तूफान लेकर आता था। जाने ये रंजना बुआ कैसी होंगी। मम्मी जी, क्या मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी? कल से पूरे हफ्ते जो स्पेशल डिशेस बनानी हो उनके बारे में प्लानिंग कर लेते हैं। आप मुझे रंजना बुआ की पसंद बता दीजिए, मैं रसोई का सामान मंगवा लूँगी। काशवी बेटा, इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? छुट्टी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना रूटीन फॉलो करो। रंजना बुआ बहुत ही सादा खाना खाती है। जैसे तुम्हारे ऑफिस जाने से पहले हम दोनों मिलकर और काम होगा तो मैं मेड से करवा लूँगी। मम्मी जी की बातें सुनकर काशवी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अगले दिन सुबह रंजना बुआ आ गई थी। रंजना बुआ ने तो उपहारों की जड़ी लगा दी थी। कपड़े, मिठाइयाँ और मेवे देखकर काशवी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या कोई बुआ इतने उपहार लेकर आती है?
सुनीता बुआ को तो उसने हमेशा मांगते या शिकायत करते ही देखा था। कीमती उपहारों से भी बढ़कर था रंजना बुआ का सरल और सहज व्यवहार। रंजना बुआ को आए हुए 2 दिन हो गए थे। काशवी ने देखा कि सुबह की चाय से रात के खाने तक जो कुछ भी उनके सामने आता, रंजना बुआ दिल खोलकर हर चीज की तारीफ करती थी। काशवी, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? आज मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। काशवी, हमें गरम रोटियां नहीं खानी है, तुम रोटियां बनाकर आ जाओ, तभी सब साथ में खाना खाएंगे। काशवी को रंजना बुआ की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या ससुराल के रिश्तेदार भी इतने आत्मीय हो सकते हैं? इतना लाड तो कभी उसकी सुनीता बुआ ने भी नहीं किया था। बीच बीच में रंजना बुआ फूफा जी और अपनी बेटी को फोन करके काशवी की प्रशंसा के पुल बांधती रहती थी। रंजना बुआ के वापस घर आने तक काशवी उनके वात्सल्य की वर्षा से ऊपर से नीचे तक सरोबार हो गई थी। रंजना बुआ को गए अभी 4 ही दिन हुए थे कि कनिका आ गई। उसका पारा चढ़ा हुआ था। क्या मम्मी, मेरी सास तो एकदम अड़ियल है। कितना बोला कि मेरी बुआ आ रही है और मुझे उनसे मिलने जाना है, पर उन्हें तो खुद ही घूमने जाना था। मुझे यहाँ आने से मना कर दिया। कनिका झुंझलाई। घूमने नहीं जाना था, तुम्हारे देवर के लिए लड़की देखने जाना था। उनका कार्यक्रम तो पहले से ही तय था। उनका काम तुम्हारे यहाँ आने से ज़्यादा जरूरी था। मम्मी, आप तो हमेशा मेरी सास का पक्ष लेती रहती है। इसके पहले भी जब रंजना बुआ आई थी तब भी मैं नहीं आ पाई थी। तब तुम्हारी ननद को डेंगू हो गया था और वह काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। कई लोग उसे देखने भी आ रहे थे। ऐसे में तुम्हारा सिर्फ बुआ के साथ समय बिताने के लिए आना उचित नहीं था। अब इसमें कनिका की भी क्या गलती? रंजना बुआ है ही इतनी प्यारी। काशवी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। घर में कुछ भी घटित हो, पर जेठ रजत भैया हमेशा चुप्पी साधे रहते थे। काशवी को उनकी समस्या के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए उनके बारे में कोई राय बनाना मुश्किल था। आजकल काशवी के ऑफिस में काफ़ी काम था। उसे अपने सहकर्मी श्रुति के साथ मिलकर कुछ काम खत्म करना था, पर श्रुति 2 दिनों से काम पर अपना पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक लड़की श्रुति से मिलने आती थी। श्रुति उसके साथ ऑफिस के पास के किसी पार्क या रेस्टोरेंट में चली जाती थी। श्रुति से पूछने पर पता चला कि वह लड़की अलका उसकी पुरानी सहेली है और उसके व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी समस्याएं चल रही है। पास के शहर से यहाँ अपने किसी रिश्तेदार के घर आई है। अलका को दिल्ली में नई नौकरी शुरू करनी है। अलका को जिस जगह पर दिल्ली में रहना था, वहाँ पर श्रुति 2 साल पीजी में रहकर नौकरी कर चुकी थी। अलका को अभी तक दिल्ली में उस जगह पर बढ़िया पीजी नहीं मिल पाया था, इसलिए उसको श्रुति से कुछ न कुछ जानकारी चाहिए होती थी। आखिरकार अलका को एक अच्छा पीजी मिल ही गया था। चलो, अलका को पीजी मिल गया। अगले हफ्ते वह वहाँ चली जाएगी और मेरा काम ख़त्म हुआ। अलका की मम्मी उसके दिल्ली में अकेले रहने को काफ़ी तनाव में थी। काशवी, अब तुम भी मेरा एक काम कर दो। तुम इसी शहर की हो, मेरे लिए एक बढ़िया सी गिटार की क्लास ढूंढ दो। मुझे वीकेंड पर गिटार सीखना है। ऑफिस का ज़रूरी काम होते ही काशवी को माँ और पापा की याद आने लगी। एक ही शहर में रहते हुए भी वह कितने दिनों तक उनसे मिल नहीं पाती थी। 2 दिन की छुट्टी लेकर उसने मायके जाने का कार्यक्रम बनाया। सरप्राइज़ देने के इरादे से वह जब वहाँ पहुँची तो घर पर ताला बंद था। आज सुबह ही तो उसने पापा से फ़ोन पर बात की थी और घुमा फिरा कर पूछ भी लिया था कि माँ और पापा घर पर ही है। अब वे अचानक कहाँ चले गए? अरे बिन्नी, तुम कब आई? आओ मेरे घर में, आराम से बैठो, माँ पापा आ जाएंगे। पड़ोस वाली आंटी ने उसे बुला लिया था। आंटी के घर पर बैठे आधा घंटा ही हुआ था कि बाहर माँ पापा के आने की हलचल सुनाई दी। माँ पापा काशवी को देखकर बहुत खुश हुए। माँ ने जल्दी से प्रेशर कुकर में खिचड़ी बनने को रख दी। क्या हुआ माँ, कहाँ से आ रही है? अरे, तुम्हारी सुनीता बुआ ने अचानक फ़ोन करके हमें खाने पर बुला लिया। जिद कर रही थी कि छोले भटूरे खाने आ जाओ। हम दोनों वहाँ पहुँचे ही थे कि बुआ की ऊपर की मंजिल वाले पड़ोसी की मेड ने गलती से उनकी बालकनी में पानी गिरा दिया। उसके बाद सुनीता बुआ ने ऐसी घमासान लड़ाई शुरू की जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। छोले उबले पड़े हुए थे,
मैदा गूंदा हुआ था। हमने कई बार सुनीता को शांत करने की कोशिश की, पर उसने हमारी एक न सुनी। आखिरकार हम दोनों ने वहाँ से वापस आने में ही अपनी भलाई समझी। माँ पूरी बात एक सांस में ही बोल गई थी। अगले दिन दोपहर में काशवी माँ के साथ बाजार निकली। यह बाजार उसे बहुत पसंद था। उसका ससुराल और ऑफिस शहर के दूसरे छोर पर होने के कारण यहाँ शॉपिंग करने वह बहुत दिनों बाद आई थी। बाजार पहुँचते ही माँ की सहेली का फ़ोन आ गया। मुझे आंटी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं यहाँ रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए बात करती हूँ। बात ख़त्म होते ही आ जाऊँगी। माँ ने काशवी को भेज दिया था। बाजार में घूमते हुए काशवी की नज़र अचानक रंजना बुआ पर पड़ी। रंजना बुआ श्रुति की सहेली अलका के साथ थी। काशवी रंजना बुआ की तरफ बढ़ने लगी। तब तक अलका कपड़े देखते देखते दुकान में अंदर की तरफ चली गई थी। उसने काशवी को नहीं देखा था। काशवी ने रंजना बुआ को आवाज़ दी तो वह ठिठक गई। काशवी को देखते ही रंजना बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। अरे बिन्नी तुम! रंजना बुआ को काशवी का यह नाम मालूम जरूर था, पर उन्होंने उसे कभी बिन्नी कहकर नहीं बुलाया था। रंजना बुआ का सफ़ेद पड़ता चेहरा और उसे बिन्नी कहकर संबोधित करना काशवी को थोड़ा अजीब लगा। उधर अलका लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े देखने में व्यस्त थी। न जाने क्यों रंजना बुआ काशवी से पीछा छुड़ाने के मूड में थी। तब तक माँ का फ़ोन भी आ गया। रंजना बुआ के पैर छूकर काशवी ने उनसे विदा ली तो बुआ की जान में जान आ गई। काशवी ने बाजार में अलका के हाथ पर तितली का टैटू देखा था। काशवी को ऐसा लगा कि वह तितली के टैटू वाला हाथ उसने पहले भी कहीं देखा है। एक बार ऑफिस में उसने अलका को करीब से देखा था, पर शायद उस दिन उसने पूरी बाजू के कपड़े पहने थे, इसीलिए टैटू दिखा नहीं था। दिमाग पर बहुत जोर डालने पर भी काशवी को यह याद नहीं आ पा रहा था कि उसे ये टैटू कहाँ देखा था। माँ पापा के साथ काशवी का समय तो बहुत अच्छा बीता, पर मन में रंजना बुआ को लेकर सवाल उठते रहे। काशवी ने ऑफिस आते ही श्रुति को फ़ोन में रंजना बुआ की तस्वीर दिखाई तो श्रुति ने बताया कि वे अलका की आंटी है और उन्होंने ही अलका को दिल्ली में नौकरी दिलवाने में मदद की है। श्रुति उनसे एक बार मिली है। श्रुति अलका की आंटी ऋषभ की सगी बुआ है। अच्छा, असल में अलका मेरी कज़न की फ्रेंड है। अपने कज़न के कहने पर मैंने अलका की मदद की। चलो अच्छा है कि अलका की आंटी तुम्हारी रिश्तेदार है। आगे से अलका का कोई काम होगा तो तुम ही कर देना। अरे हाँ, काम से याद आया काशवी, तुमने मेरे लिए अपने शहर में कोई गिटार क्लासेस की जानकारी जुटाई या नहीं? श्रुति को गिटार क्लासेस ढूंढने का आश्वासन देकर काशवी घर पहुंची तो मम्मी जी कनिका को फ़ोन पर कुछ समझा रही थी, पर कनिका शांत नहीं हो रही थी। काफ़ी देर बाद मम्मी जी की बातें ख़त्म हुई। क्या हुआ मम्मी जी? अरे कनिका की नादानियाँ और क्या। कनिका निखिल से नई कार खरीदने की जिद कर रही है और निखिल कह रहा है कि अभी पैसे नहीं हैं। कनिका की सास ने कह दिया कि कनिका ना तो घर की जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती है और ना चादर देखकर पाँव पसारती है। कनिका की सास गलत नहीं है। कनिका के ससुराल में जिम्मेदारियां भी है और आर्थिक परेशानियां भी। कितना मना किया था कनिका को कि वह निखिल से विवाह ना करे। उसमें अभी परिपक्वता नहीं है, उस परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी, पर कनिका ने मेरी एक ना सुनी। कनिका और निखिल की लव मैरिज हुई थी मम्मी जी। हाँ, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे और गिटार क्लासेस में भी वे साथ थे। ओह, काशवी का मन हुआ कि रंजना बुआ से बाजार में हुई मुलाकात के बारे में मम्मी जी को बताए, पर फिर वह रुक गई। वैसे भी बताने को कुछ खास नहीं था। रंजना बुआ ने कुछ ऐसा कहा भी न था। अभी उसकी शादी को थोड़ा ही समय हुआ था। इस तरह यूँ रंजना बुआ के अजीब व्यवहार की विवेचना करना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी थोड़ी देर में मम्मी जी को किसी कीर्तन में जाना था। काशवी ने मम्मी जी से गिटार सिखाने वाले संगीत संस्थान का पता ले लिया था। अगले दिन काशवी ने श्रुति को संस्थान का पता दे दिया। श्रुति ने काशवी से वह संगीत संस्थान भी देख कर आने का अनुरोध किया। काशवी ऑफिस में काम खत्म करके संस्थान पहुंच गई। वहां की प्रबंधक सुगंधा ने काशवी की मुलाकात हुई। सुनंदा,
कनिका को अच्छे से जानती थी। आप कनिका की छोटी भाभी है। कनिका ने तो मायके में भी कोहराम मचा रखा होगा। उस पर से कनिका की बुआ के तो कहने ही क्या। ऐसी बुआ से तो भगवान बचाए। सुनंदा के चेहरे पर व्यंग्य छलक रहा था। काशवी के मन में संदेह के बीज को सुनंदा ने प्रस्फुटित कर दिया था। आखिर सुनंदा ने ऐसा क्यों कहा? उस दिन बाजार में काशवी को देखकर रंजना बुआ घबरा क्यों गई थी? वह तितली के टैटू वाला हाथ काशवी ने कहाँ देखा था? क्या मतलब? सुनंदा मैम, काशवी को उत्सुकता हुई। जब कनिका और निखिल यहाँ गिटार सीखते थे तो मेरी कनिका से अच्छी दोस्ती हो गई थी। कनिका थी संपन्न घर की फिजूल खर्च लड़की और निखिल आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर घर का लड़का। कनिका और निखिल का रिश्ता आगे बढ़ाने में कनिका की बुआ की बहुत बड़ी भूमिका थी। जाने क्यों कनिका की बुआ 22 वर्ष की कनिका को घुमा फिरा कर करियर पर ध्यान देने की सलाह देने के बदले जल्द से जल्द निखिल से शादी करने को उकसाती रहती थी। सुनंदा ने विस्तार से बताया। पर कनिका और निखिल तो पहले से ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काशवी की उत्सुकता बढ़ रही थी। कॉलेज में दोनों की बस थोड़ी ही जान पहचान थी। असली प्रगाढ़ता तो इसी म्यूजिक इंस्टीट्यूट में आकर शुरू हुई, वो भी कनिका की बुआ की शय पर। सुनंदा झल्लाई हुई थी। ऐसा क्यों लगता है आपको? काशवी हतप्रभा थी। अरे, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही तो कनिका की बुआ का घर है। उसकी बुआ खुद आकर दोनों को अपने घर ले जाती थी। इस म्यूजिक इंस्टीट्यूट में इतना एकांत कहाँ? कनिका और निखिल तो बुआ के घर पर ही मिलते थे। कनिका के फूफा जी बिजनेस में व्यस्त रहते थे और उनके दोनों बच्चे यहाँ रहते नहीं थे। बुआ घर पर अकेले ही तो रहती थी। वैसे झूठ क्यों बोलूं, मैं खुद उस समय कनिका की बहुत अच्छी सहेली थी। कनिका का हर कदम मुझे सही लगता था। कनिका के पिता थे नहीं। कनिका की सीधी सरल मम्मी पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। कनिका के दोनों भाई और भाभी अपनी नौकरी में व्यस्त रहते थे। कनिका अपनी बुआ से ज़्यादा प्रभावित थी। वह कनिका की हर बात में हाँ जो मिलाती थी। निखिल से शादी होने के बाद कनिका मुझसे एक बार 10 और एक बार 15,000 रुपये ले गई। पैसा वापस मांगने पर बहाना बना देती है और ससुराल की तंगी का रोना रोने लगती है। कनिका तो अब नौकरी कर रही है, फिर भी मेरे पैसे नहीं लौटा रही। मेरा तो कनिका से बात करने का मन भी नहीं होता, पर क्या करूं, अपने 25,000 रुपये वापस भी तो लेने हैं। सुनंदा का आक्रोश बाहर आ रहा था। जब से कनिका मेरे पैसे लौटाने में आनाकानी कर रही है, तब से मैं भी बहुत गहराई में जाकर सोचने लगी कि आखिर यह सब हुआ क्यों। कनिका ने बिना अपने करियर में सेटल हुए एक आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में शादी की। इसके लिए काफ़ी हद तक उसकी रंजना बुआ जिम्मेदार है। कनिका की कम उम्र और अपरिपक्वता का उपयोग उन्होंने अपनी कुंठा मिटाने के लिए किया। सुनंदा ने बोलना जारी रखा। अपनी कुंठा मिटाने के लिए? काशवी आश्चर्यचकित थी। मैंने कहा ना कि मेरे पैसे फंसे हैं, तो मैं सारी बात की गहराई में उतर गई। कनिका ने मुझे बताया था कि उसकी बुआ की बेटी का पति उसे छोड़कर किसी और से शादी करना चाहता है, पर उनकी बेटी तलाक के लिए राजी नहीं है। वो जैसे तैसे अपने बच्चों के साथ पति के घर में रह रही है। कनिका की बुआ की बेटी के साथ गलत हुआ तो किसी और की बेटी के साथ भी कुछ गलत हो तो अपनी कुंठा कम हो जाए। पता नहीं, मुझे तो यही समझ में आया। सुनंदा बिना रुके बोले जा रही थी। सुनंदा, तुमने ये सारी बातें विस्तार में कभी कनिका के घर वालों को बताने की नहीं सोची? काशवी हैरान थी। मैंने बताया ना आपको कि कनिका पहले मेरी करीबी सहेली थी। अभी इसलिए नहीं बताया कि मुझे कनिका से 25,000 वापस चाहिए थे। अगर कनिका नाराज हो जाती तो आपको पता ही होगा कि कनिका की बड़ी भाभी के घर छोड़कर जाने के बाद कनिका की मायके में ज़्यादा चलती नहीं तो मेरे पैसे कौन देता? जहाँ तक बुआ की बात है, उनका व्यवहार इतना मीठा है कि कनिका के घर वाले मेरी बात पर भरोसा ही नहीं करते। 2 दिन पहले मैंने कनिका की फेसबुक पर तस्वीरें देखी। उसने अपनी नई सहेलियों को महंगे रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी दी। मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मेरा उधार लौटाया नहीं और पैसे उड़ा रही है। आज आप खुद यहाँ आई है और कनिका का नाम लिया तो मैं सब कुछ बताने से अपने आप को रोक नहीं पाई। और तो और आपकी बुआ जी
कनिका को आपकी जेठानी के खिलाफ भड़काती रहती थी। अब शायद आपकी बारी है। सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरी जेठानी? ओह, उन्हें तो मैं भूल ही गई थी। अब याद आया कि वह तितली के टैटू वाला हाथ मैंने कहाँ देखा था। मेरी जेठानी अलंकृता के हाथ में। असल में तो उन्हें कभी देखा नहीं था। रजत भैया के कमरे में उनकी शादी और किसी हॉलिडे ट्रिप की तस्वीर में ही उन्हें देखा था। काशी के मन में उथल पुथल मची हुई थी। गिटार क्लासेस की जानकारी लेने गई काशवी की इस नई जानकारी ने तो होश ही उड़ा दिए थे। रंजना बुआ का घर इसी इंस्टीट्यूट के पास ही था। शाम हो रही थी। काशवी सीधे घर के लिए निकल गई। काशवी सीधे ऊपर की मंजिल पर बने रजत भैया के कमरे में गई। भैया अक्सर ऑफिस टूर पर रहते थे। काशवी इस कमरे में 1-2 बार ही आई थी। कमरे में जाकर उसने अलंकृता भाभी की तस्वीर ध्यान से देखी। ये तो अलका ही थी। पहले वह क्यों नहीं पहचान पाई? कैसे पहचानती? भाभी से कभी मिली जो नहीं थी। पहली तस्वीर में भाभी दुल्हन के मेकअप में थी और दूसरी में वे काला चश्मा और बड़ी सी टोपी लगाए हुए थी। दूसरी तस्वीर में तितली वाला टैटू साफ दिख रहा था। अब समझ में आया कि उस दिन बाजार में रंजना बुआ के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था। पर भाभी अलंकृता से अलका कब बन गई? मम्मी जी को कुछ ऐसे बताना ठीक नहीं होगा। उन्हें एक बार अवसाद की समस्या हो चुकी है। ऋषभ 2 दिन बाद घर वापस लौटेंगे। फ़ोन पर सारी बात करना उचित नहीं होगा। रंजना बुआ ने कनिका के भविष्य के साथ यूँ खिलवाड़ किया। वे अलंकृता भाभी की दिल्ली में नौकरी दिलवाने में भी मदद कर रही थी। काशवी ने श्रुति को फ़ोन किया। श्रुति घर में आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। काशवी ने उसे संगीत संस्थान के पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे दी। ये लो काशवी, मेरी कज़न रिया दी से बात कर लो। श्रुति ने अगले दिन ऑफिस में काशवी को फ़ोन थमा दिया। हेलो रिया दी, मुझे आपकी फ्रेंड अलंका के बारे में जानना है। उनका नाम अलंकृता है ना? हाँ काशवी, उसका नाम अलंकृता है। मुझे वो नाम थोड़ा भारी भरकम सा लगता था, इसीलिए मैं उसे अलका बुलाती हूँ। तुम उसकी देवरानी हो ना? तुम्हें पता ही होगा कि अलका एक महत्वाकांक्षी लड़की है और उसका पति रजत पुराने विचारों का इंसान है। रिया दी, मैं उन आंटी के बारे में जानना चाहती हूँ जिन्होंने अलंकृता भाभी को नौकरी दिलवाने में मदद की थी। काशवी, मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, पर अलका के मुंह से ये सुना था कि वे उसे नौकरी दिलाने में उसकी बहुत मदद कर रही है। और भाभी के घर वाले इस बारे में क्या सोचते हैं? काशवी, अलका का जन्म कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हुआ था, इसलिए उसके माता पिता को अलका की इच्छा के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। अलका की माँ उसके हर कदम को सही ठहराती है। अब जब अलका काफ़ी समय से मायके में रह रही थी तो उसके पापा उसे उसकी गलतियाँ बताने लग गए थे, इसीलिए उसने दिल्ली जाने का निर्णय लिया। रिया दी ने सब स्पष्ट कर दिया था। मम्मी जी को अभी कुछ भी बताने को ऋषभ ने मना किया था। ऋषभ और काशवी अपने बेडरूम में बैठकर पूरे घटनाक्रम पर विचार कर रहे थे। काशवी, मुझे यह सब सोच सोच कर गुस्सा आ रहा है कि रंजना बुआ ने पहले कनिका को राह से भटकाया और अब भैया भाभी के अलगाव को हवा दे रही है। ऋषभ, मुझे पिछली बातें विस्तार से बताओ। कनिका का करियर पर ध्यान देने के बदले जल्दबाजी में शादी कर लेना मम्मी को अंदर तक आहत कर गया था। शादी के बाद वही हुआ जिसका डर था। कनिका ससुराल में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। वहाँ पर जिम्मेदारियाँ बहुत थी और सुख सुविधाएं बहुत कम। आए दिन कनिका यहाँ आकर बैठ जाती और हमसे अपने शौक पूरे करवाती। इन्हीं सब बातों को लेकर कनिका और अलंकृता भाभी में कई बार बहस हो जाती थी। यह जानते हुए भी कि कनिका गलत है, मम्मी खुलकर भाभी का पक्ष नहीं ले पाती थी। भाभी गलत नहीं थी, पर उनमें थोड़ा अहम था। कनिका से भाभी का बार बार सख्ती से बात करना रजत भैया को पसंद नहीं आया। इन सब बातों के कारण भैया और भाभी के बीच तनाव रहने लगा। अपनी 2-2 संतानों के वैवाहिक जीवन में मची उथल पुथल मम्मी सहन नहीं कर पाई और अवसाद में चली गई। यह सब होने के बाद निखिल ने कनिका को सख्ती से समझाया। निखिल के समझाने का तो कनिका पर थोड़ा ही असर हुआ, पर मम्मी की हालत देखकर कनिका के व्यवहार में थोड़ा बदलाव जरूर आया। ऋषभ विस्तार से काशवी को सारी बात समझाने की कोशिश कर रहा था।
निखिल कनिका को अपने पैरों पर खड़ा होने को प्रेरित करता था। उसे लगता था कि इससे कनिका व्यस्त भी हो जाएगी और उसके हाथ में अपने लिए कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ऋषभ ने अपनी बात जारी रखी। ऋषभ, निखिल और उसके घर वाले पैसों के लालची तो नहीं लगते? नहीं काशवी, वे लोग पैसों के लालची नहीं, बस इसी बात की तसल्ली है। पर उस वक्त मम्मी को अवसाद ने घेर लिया था। उन्हें देखभाल की ज़रूरत थी। भैया ने भाभी से महीने से 1 महीने की छुट्टी लेने को कहा। भाभी किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उन्हें छुट्टी मिलना मुश्किल था और वे लेना भी नहीं चाहती थी। भाभी का कहना था कि सारे फसाद की जड़ कनिका है। छुट्टी लेकर ऑफिस में अपनी छवि बिगाड़ कर क्यों करे? हिसाब से भाभी सही थी, पर भैया को लगने लगा था कि भाभी को मम्मी से कोई लगाव ही नहीं है। यूँ तो कनिका को भी बुलाया जा सकता था, पर उसको यहाँ बुलाना किसी को भी ठीक नहीं लगा। भैया ने ये भी चाहा कि कुछ समय के लिए भाभी करियर से ब्रेक ले ले और मम्मी से ठीक होने पर वापस नौकरी पर चली जाए। भाभी को लगा कि वे कनिका की गलतियों और भैया की अत्यधिक भावुकता का शिकार बन रही है। भैया और भाभी के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मुझे घर और मम्मी की परवाह नहीं थी, पर मैं मम्मी को पूरा समय नहीं दे पा रहा था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद मैंने अपने मैनेजर को 2 महीने के वर्क फ्रॉम होम के लिए मना लिया था। मैं खुश था क्योंकि मेरे 2 महीने घर में रहने से अब भाभी का ऑफिस का काम प्रभावित नहीं होता। यह खुशखबरी लेकर मैं रात को घर पहुंचा ही था कि पता चला कि भैया और भाभी के बीच जबरदस्त झगड़े के बाद भाभी मायके चली गई है। भाभी और उनके घर वालों का कहना था कि किसी और की गलती की भरपाई पत्नी से करवाने वाले इमोशनल फूल भैया के साथ उनकी बेटी का रिश्ता निभाना असंभव सा लग रहा था। भैया और मम्मी ने भाभी को कई बार लौट आने को कहा, पर वे नहीं आई। वे अपने माता पिता की लाडली इकलौती संतान है। मायके में रहना उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक था। मुझे 2 महीने घर से ऑफिस का काम करने का मौका मिला। 1.5 महीने में मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। भाभी शादी में भी नहीं आई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रंजना बुआ ऐसा भी कर सकती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? ऋषभ के चेहरे पर क्रोध और हताशा की तस्वीर उभर आई थी। ऋषभ, जैसा कि तुमने बताया था कि पापा जी अपनी खराब सेहत के कारण अपने बिजनेस को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाए, पर पिछले कई सालों में भैया और तुम्हारी बढ़िया नौकरी लगने से घर का आर्थिक स्तर एकदम से ऊपर उठ गया। रंजना बुआ संपन्न थी। उन्हें तुम लोगों को अपने से कमतर देखने की आदत थी। अपने भाई के परिवार को ऊपर उठता देखता उन्हें हजम नहीं हुआ। काशवी ने अपने सिर को तकिए से टिका लिया था। मगर ऐसी सोच क्यों? ऋषभ, अब इस क्यों का जवाब क्या उत्तर दूं? लोग अपने परिचितों से, संबंधियों से कोई शिकायत ना होते हुए भी उनकी तरक्की के कारण उनसे ईर्ष्या करते हैं। कुछ लोग दूसरों को ऊंचा उठते देख उन्हें नीचे गिराने के प्रयास में खुद ही नैतिक पतन का शिकार हो जाते हैं। रंजना बुआ जैसे लोगों का प्रयास यह भी होता है कि अगर उनके जीवन में कोई समस्या है तो दूसरों को भी वही समस्या मिले तो उनकी कुंठा कम हो जाए। खुद की बेटी परेशानी में है तो कनिका भी परेशान रहे। रंजना बुआ के बेटे बहू उनसे मतलब नहीं रखते तो दूसरों को भी अपने बेटे बहू से खुशियाँ ना मिल पाए। ऋषभ, सबसे पहले हमें ये सारी बातें रजत भैया को बतानी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी बातें जानने के बाद वे भाभी से बात करेंगे। भैया और भाभी के बीच उपजे तनाव में उन दोनों से ज़्यादा गलती रंजना बुआ और कनिका की है। बुआ का नाम पहले आता है क्योंकि उन्होंने सब कुछ जानबूझकर किया। काशवी, रंजना बुआ पर आंख बंद करके भरोसा करने और कनिका की हरकतों को नज़रअंदाज करने की गलती मम्मी से भी हुई है। भाभी के मम्मी पापा ने भी पूरी स्थिति पर गहराई से विचार नहीं किया। ऋषभ ने काशवी की बात पूरी की। घर के सब सदस्यों को रंजना बुआ की वास्तविकता का पता चल चुका था। घर के हर मामले में रंजना बुआ की सलाह लेने का परिणाम सामने आ चुका था। सबकी आंखें खुल गई थी, पर कनिका को इस रहस्य उद्घाटन पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। काशवी, तुमने तो इस घर की सारी उलझनें सुलझा दी। मेरे और रजत के अलंकृता के घर जाकर बात करने से सारी गलतफहमियां दूर हो गई।
और षड्यंत्र का पर्दाफाश भी हो गया। रजत और अलंकृता फ़ोन पर बातें भी करने लगे हैं। कुछ ही महीनों में अलंकृता दिल्ली वाली नौकरी छोड़कर यहाँ आ जाएगी। हम सब मिलजुल कर अपने घर की समस्या स्वयं सुलझा सकते हैं। अब और किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं। उम्मीद है कि कनिका और अलंकृता को भी यह समझ में आ गया होगा। मम्मी जी ने काशवी को गले लगा लिया था। काशवी पहली बार मम्मी जी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान देख रही थी। मम्मी जी को देखकर उसे अपनी माँ की याद आ गई। ससुराल के मसले सुलझाते सुलझाते वह मायके को तो भूल ही गई थी। समय मिलते ही काशवी ने माँ को वीडियो कॉल लगाया। अरे माँ, आप गांव कब पहुँची? कुछ परेशानी है क्या? परेशानी थी, पर सुनीता बुआ ने उसे हल कर दिया है। गांव में हमारी ज़मीन के साथ वाली ज़मीन पर मकान बनना शुरू हुआ तो उन लोगों ने अपनी ज़मीन से आगे बढ़कर हमारी ज़मीन का कुछ हिस्सा लेकर दीवार बनानी शुरू कर दी। हमारे पास खबर पहुंची तो मैं और तुम्हारे पापा गांव आ गए। हमने हमारी ज़मीन छोड़ने को कहा तो वो लोग आनाकानी करने लगे। तुम्हारे पापा ने सुनीता बुआ को फ़ोन किया। फूफा जी के दोस्त विनय अंकल पुलिस में अच्छे पद पर है ना? सुनीता बुआ और फूफा जी तुरंत गांव आ गए। हमारे गांव वाले पड़ोसी थोड़े दबंग गए, पर सुनीता बुआ ने उनका पूरी हिम्मत से सामना किया। विनय अंकल की सूझबूझ से सारा मामला शांति से सुलझ गया। अभी हम सब गांव में हैं। पड़ोसियों की दीवार बनने तक यहीं रहेंगे। माँ ने पूरी बात बताई। बिन्नी, तुम किसी बात की चिंता न करना। हम हैं ना तुम्हारे माँ और पापा के साथ। किंशुक को अभी कुछ मत बताना, उसकी पढ़ाई में व्यवधान आ जाएगा। सुनीता बुआ वीडियो कॉल पर आ गई थी। काशवी जड़वत सी हो गई थी। अचानक पास में रखी रंजना बुआ की दी हुई कीमती साड़ी काशवी के हाथ लगने से गिर गई। साड़ी की तह खुलते ही उसके इंद्रधनुषी रंग खुलकर सामने आ गए थे। कुछ ऐसा ही तो हुआ था काशवी के साथ। रिश्तों की परतें खुल गई थी और जीवन के अनोखे रंग सामने आ गए थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।